साहब के बंगले पे फौतगी वाले घर की सोगवारियत छाई थी। लॉन में कनात लगा कर मर्दों के बैठने का इंतजाम किया गया था, जबकि खवातीन अंदर लाउंज में थीं, जहाँ फर्नीचर हटाकर चांदनियाँ बिछा दी गई थीं। दरमियान में खजूर की गुठलियों का ढेर था। रिश्तेदार खवातीन सादा होलियों में थीं, मगर आबिदा चची सहरिश और सना बिल्कुल सफ़ेद नए लिबास पहन कर आई थीं। पता नहीं ये रिवाज कहाँ से चल निकले थे। इसने अलबत्ता चॉकलेटी रंग की लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ पहन रखी थी। हम रंग दुपट्टा ठीक से सर पे लिए गुठलियाँ पड़ते हुए लशौरी तौर पर ऐसी जगह पे बैठी थी जहाँ से खिड़की के बाहर लॉन साफ नजर आता, मगर बाहर वालों का अंदर नहीं नजर आता था कि दोपहर का वक्त था और खिड़कियों के शीशे बाहर से रिफ्लेक्ट करते थे। लॉन में खानदान के मर्द जमा थे। अब्बा, ताया और कुछ कज़न अलबत्ता नहीं थे। वो लोग फूफा और मैयत को लेने एयरपोर्ट गए थे। आज 3 रोज़ बाद सिकंदर अंकल की बॉडी क्लियरेंस हासिल करके अपने मुल्क लाई जा रही थी और वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो जहान का सामना कैसे करेगी। खैर, खिफत इसे होनी चाहिए, ना कि हया को। वही कसूरवार था, वही पाशा का साथी था और इतनी तो वो मजबूत थी ही कि अपने तासुरात चेहरे पे नहीं आने देगी। जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बावजूद जब बाहर शोरशा मचा और वो लोग पहुंच गए तो इसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि वो खुद हैरतज़दा हो गई। इतने बरस बाद फूफा आई थी, वो भी ताबूत के साथ। लॉन्च के दरवाजे पे खवातीन इनसे मिलते हुए रो रही थी। ऊंचा बैन बुलंद सिसकियाँ। वो दूर दराज के रिश्तेदार औरतें जो हर शादी में सब की तरफ से गाती और फोतगी में सब की तरफ से रोती थीं, सबसे आगे थीं। फूफा बहुत निडाल लग रही थी, भीगी आंखों के साथ फातिमा से मिल रही थी। वह सभी खड़े हो चुके थे। लड़के ताबूत अंदर ला रहे थे। हया जरा एक तरफ हो गई और दुपट्टे का पल्लू जरा तिरछा करके चेहरे पे डाल के हाथ से पकड़ लिया। दुपट्टा पेशानी से काफ़ी आगे था और यूं तिरछा करके डालने से गाल, होंठ, नाक सब छिप गया था। ये इसकी गैर महसूस सा निकाब था। अब अगर वो नकाब करती ही थी तो मुनाफिकत कैसी कि बाहर के मर्दों से करे और कज़न से ना करे। एक फैसला किया है तो इसे सही से निभाए भी। मर्द बाहर चले गए तो वो आगे बढ़कर फूफो के गले लगी। हया, तुम कहाँ चली गई थी? जहान बहुत अपसेट था। बेआवाज़ आंसू बहाती फूफो से अलग होकर आहिस्ता से बोली थी। वो सख्त शर्मिंदा हुई। क्या था अगर फूफो एक फ़ोन ही कर लेती। इसने जवाब नहीं दिया। जवाब था भी नहीं। फिर जब वो अपनी जगह पे आकर बैठी तो निगाह खिड़की पे फिसल गई। बाहर लगे मजमे में वो जहान को खोजने लगे और फिर एकदम वो चौंकी। इसने बहुत सी बातें सोची थी। जहान इतना गैर मुतवक्का था कि इससे कुछ बेहद नहीं था कि वो इसके साथ कैसा रवैया रखेगा, मगर जो जहान ने किया वो सोच भी नहीं सकती थी। जहान सिकंदर पाकिस्तान आया ही नहीं था। जहान नहीं आया चची। फरूक पता नहीं कब अंदर आया था और करीबी खड़ा फातिमा को बता रहा था। फूफो बता रही थी कि वो कामों में फंसा हुआ है। फरूक बताकर आगे बढ़ गया। फातिमा तो फातिमा, वो खुद भी शस्तर रह गई। ऐसी भी क्या मजबूरी के बंदा बाप के जनाजे पे भी ना आए। वो इतनी हैरान थी कि गुठलियाँ भी नहीं पढ़ पा रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकता था? सिर्फ हया का साथ देने वो डीजे के वक्त आ सकता था, तो अपने बाप के साथ क्यों नहीं? जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा होकर नहीं देखता, इसे पूरी बात समझ नहीं आती। कहीं दूर से जहान की आवाज़ उभरी थी। शायद वो वजाहत इसने इसी लम्हे की थी, मगर वो क्यों नहीं आया? क्यों? सब बहुत मुतासिफ और गमज़दा से थे। घर में खामोशी ने सगवारियत तारी की हुई थी। अगले रोज़ कुल थे। घर में कुछ करने के बजाय ताया और अब्बा ने वही किया था जिसका रिवाज आजकल इस्लामाबाद में चल निकला था। तमाम अजीज़ व अकारिब को किसी फाइव स्टार होटल में डिनर के लिए फैमिली वाउचर दे दिए गए कि बम्बई ख़ानदान जाकर डिनर कर महरूम के साले सवाब के लिए दुआ करें। इस्लामाबाद कभी कभी ऐसे लगता कि इस्तांबुल बनता जा रहा है। इससे यह हुआ कि लोगों के सवाल और गड़े मुर्दे उखाड़ने जाने से ताया और अब्बा महफूज रहे, मगर हया ने सोचा ज़रूर कि ताया फुरकान के सलाम को अब क्या हुआ। फातिमा फ़ोन सुनने तो वो कॉफ़ी का कप लिए फूफू के पास आ गई। वो अकेली बैठी थी, खामोश, थकी हुई। एक सफ़र था जो तमाम हुआ, ये एक मशक्क़त थी जो ख़त्म हुई। थैंक यू बेटा। इसने कब बढ़ाया तो वो चौंकी, फिर भीगी आंखों से मुस्कुराई और कप थाम लिया। तुम्हारे साथ बैठ ही नहीं सकी। शर्मिंदा मत करें फूफो, मेरी गलती है। मैंने सोचा जहान को मेरा मैसेज मिल गया होगा और वो आपको बता देगा। एक बाहम सी वजाहत देकर वो अपना कप लिए इनके साथ आ बैठी। नहीं, वो कह रहा था तुम बगैर बताए चली गई हो। बहुत परेशान था, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। वो आया क्यों नहीं?
सरसरी से अंदाज में इसने पूछ ही लिया। वो चंद लम्हे से देखते रहे, जैसे फैसला न कर पा रही हूँ कि वो कितना जानती है। वो तुर्की से बाहर गया हुआ था, फ्लाइट का मसला था, कुछ अभी एक दो रोज़ में आ जाएगा। फिर आपको तो बहुत मुश्किल हुई होगी अकेले सब कुछ मैनेज करना। हया, मैंने सारी ज़िंदगी सब कुछ तन्हा ही मैनेज किया है। मेरे साथ तब भी कोई नहीं था जब मैं और मेरा बेटा जिला वतनी काट रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी। और अब तो मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि अपने मसले हल करने के लिए मुझे अपने ख़ानदान के मर्दों के सहारे की ज़रूरत नहीं रही। वो बस इनको देखे गई। इनके चेहरे की लकीरों में बरसों की मशक्क़त की दास्तान थी, जिसे पढ़ने की आँख हया के पास नहीं थी। तुम्हें भी इतना ही मजबूत बनना चाहिए। इनकी आखिरी बात पे बेख्तियार वो चौंकी थी। ये माँ बेटा बाज़ औक़ात कितनी बाहम बातें कर जाते हैं। वो गहरी नींद में थी जब कोई आवाज़ सीटी की तरह इसकी समात में गूंजी। काफ़ी देर बाद इसने भारी पोटे पाँव मुश्किल उठाए और अंधेरे में चलते बुझते रोशनी के मुनब्बा की तरफ देखा। मोबाइल पर वक्त इसने बाजू बढ़ाकर बजता हुआ मोबाइल उठाया। जहान कॉलिंग। इसकी सारी नींद उड़ गई। रात के 3 बज रहे थे। वो एकदम उठ बैठी और कॉल पिक की। सारी नाराज़ी रात की खामोशी में तहलील हो गई थी। जहान। इसकी आवाज़ भी नींद से बोझल थी। हया, वो धीमी आवाज़ में कहता। ज़रा रुका। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? बेड क्राउन के साथ टिक लगाते हुए इसने रिमोट उठाकर एसी ऑफ किया। कमरा बहुत ठंडा हो चुका था। फाइन। तुम सो रही थी? हाँ, इस वक्त मैं फुटबॉल तो खेलने से रही। इसने सोचा। मम्मी सो रही हैं, जाहिर है उठाऊं इन्हें। नहीं नहीं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मामू है या ड्राइवर? वह जैसे सोच सोच कर बोल रहा था। नहीं, अब्बा और अम्मा शाम में लाहौर गए हैं, कोई फौतगी हो गई थी, सुबह ही आ जाएंगे। क्यों? वो एकदम चौंकी। तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे तुम्हारे घर का रास्ता मालूम नहीं है। तुम मुझे लेने आ सकती हो? ओह हाँ, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। वो लिहाफ फेंक कर तेजी से बिस्तर से उतरी। मुंह धोकर अबाया पहनकर वो चाबी लिए खामोशी से बाहर निकल आई। ड्राइवर अब्बा के साथ गया था। वैसे भी वो पार्ट टाइम था, ऐसे में वो खुद जाए, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं था। इस्लामाबाद की खूबसूरत साफ सुथरी सड़कें खाली पड़ी थी। अभी रात बाकी थी। स्ट्रीट पोल्स की जर्द रोशनी सड़क को जगमगा रही थी। एयरपोर्ट पहुंचकर इसने जहान को कॉल करके आने का पैगाम दिया। इसका तुर्की का नंबर रोमिंग पे था। अस्सलाम वालेकुम। चंद ही मिनट बाद वो दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पे बैठा। एक चमड़े का भूरा दस्ती बैग अपने कदमों में रखा और सीट बेल्ट पहनने लगा। वालेकुम सलाम। अग्नेशन ने चाबी घुमाते हुए हया ने ज़रा निगाह फेर कर इसे देखा। वो स्या पैंट पे आधे आस्तीन वाली ग्रे टी शर्ट पहने हुए था। वही माथे पे गिरते ज़रा बिखरे बिखरे बाल। एयरपोर्ट की बत्तियां अंधेरे में इसके चेहरे को नीम रोशन किए हुए थी। वो इसे पहले से ज़रा कमज़ोर लगा। इसे तुर्की से आए 1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ था, मगर फिर भी फ़र्क वाज़ेह था। कार सड़क पर रवां दवां थी। दोनों खामोश थे। आखिरी मुलाकात का बोझल पल और तनाव अभी दरमियान में हाइल था। मम्मी उठी तो नहीं? नहीं। वो ज़रा देर को रुकी। तुम आए क्यों नहीं? सब पूछ रहे थे। मसरूफ़ था। वो गर्दन ज़रा तिरछी किए बाहर वीरान अंधेरी सड़क को देख रहा था। वो खामोश हो गई। कहने को जैसे कुछ नहीं था। क्या तुम मुझे पहले कब्रिस्तान ले जा सकती हो? हया ने सर हिला दिया। कब्रिस्तान घर से ज़्यादा दूर ना था। जल्दी वो पहुंच गए। बाहर नीला सा अंधेरा छाया था। सवालिया निशान की सूरत बनने 7 बहन भाई सितारे आसमान पे चमक रहे थे। फूफा की कब्र आपके दादा की कब्र के साथ ही है, हया ने इसे बताया। हताते में जहान के वालिद और दादा की कब्रें दाखिली दरवाजे के साथ ही एक तरफ थी। एक दरख्त इसके दादा की कब्र पे साया कर रहा था। वो सीने पे बाजू लपेटे कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। यहाँ से वो जहान को बआसानी देख सकती थी। जहान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कब्रों के पास आया। फिर धीरे से वो सिकंदर शाह की कब्र के सामने पंजों के बल बैठता गया। दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। अब वो दुआ मांग रहा था। हया इसके हकम में थी, सो इसका चेहरा नहीं देख सकती थी। फजर पढ़कर सोने की बजाय वो ऊपर आ गई। जहान के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक नज़र से बंद दरवाजे पे ज़रूर डाली थी। कुछ चीज़ें करने से इंसान खुद को भी कभी रोक नहीं पाता। छत पे हर तरफ लहलाते गमलों के सरहद बनी थी। अब्बा का शौक मंडेर वहाँ से काफ़ी ऊंची थी। मंडेर के साथ ही कैन का एक झूला रखा था। इस खूबसूरत सुबह में वो झूले पे आ बैठी और गर्दन मोड़कर मंडेर के सुराख से बाहर देखा। मंडेर इसके सिरे ऊंची थी, मगर डिज़ाइन के तौर पर बने बड़े बड़े सुराखों से नीचे कॉलोनी और सड़क साफ नजर आती थी।
वो यूं ही तिरछी होकर बैठी कॉलोनी पर उतरती सुबह देखे गई। हर सू खामोशी और ताजगी थी। कभी कभी परिंदों के बोलने की आवाज़ आ जाती या फिर किसी के भागने की। वो ज़रा चौंकी। दो सड़क पे कोई भागता आ रहा था। ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग करता शख्स। इसे एक लम्हा लगा था पहचानने में। जहान। वो हैरान हुई थी। वो कब उठा, कब घर से निकला, मालूम नहीं। वो उसे देखती रही। जहान अब घर के सामने से गुजरकर मुखालफी समेत दौड़ता जा रहा था। वो गर्दन पूरी मोड़ कर उसको देखे गई। चंद कदम दूर वो रुका और ठटक कर पीछे सड़क को देखा। जैसे इसे महसूस हुआ कि कोई इसे देख रहा है, मगर वो सड़क पे ही देख रहा था, ऊपर नहीं। वो जल्दी से झूले पर से उठी और अंदर दौड़ गई। वो फिर से पकड़े नहीं जाना चाहती थी। सबस ट्यूलिप, फूलों की मार्केट और वो दुकानदार, इसे सब याद था। जब जहान ने इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो वो किताबें खोले बैठी थी। दस्तक पे चौंके फिर उठकर दरवाज़ा खोला। इसे सामने खड़े देखकर दिल अजीब सी मुतज़ाद कैफियत का शिकार होने लगा। हया, क्या तुम फारिग हो? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। हाँ, क्यों? इसने दरवाज़ा ज़रा ज़्यादा खोल दिया था कि वो बिस्तर पे फैली इसकी किताबें देखकर जान लेकर वो हरगिज़ भी फारिग नहीं है। ओके, तुम फारिग ही हो ठीक। इसने समझकर सर हिलाया। यानी तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? शेवर, इसने शाने उचका दिए। हालांकि इसे इस पे बहुत गुस्सा था। वो उससे मुखातिब भी नहीं होना चाहती थी। इसने हमेशा गलत बयानी ही की थी। इसे जहां से बहुत गिले थे, मगर फिर भी जाने के लिए तैयार हो गई। वो इसे इनकार नहीं कर सकती थी। क्या खरीदना है ताकि इस हिसाब से मतलूबा जगह पे जाए? कपड़े वगैरह। जल्दी में निकला था, ज़्यादा सामान नहीं उठा सका। एक तो जब वो महज़्ज़ब और शाइस्ता होता था तो इससे ज़्यादा नरमी कोई नहीं था। वह अंदर ही अंदर तिलमिला हुई फिर बाहर आई। कोई और नहीं मिला था इसे साथ ले जाने के लिए। इसे ज़रूर घसीटना था अपने हमरा। शॉप पे इसका साथ देने के लिए वो भी रैक पर कपड़ों के हैंगर्स उल्ट पुल्ट कर देखती रही। जहाँ ने कुर्ते का हैंगर कंधे से लगाते हुए सामने कद आवर आईने में खुद को देख रहा था। हयाज के करीब ही खड़ी थी, सो आईने में वो भी नजर आ रही थी। इसका अक्स देखते हुए जहान जरा सा मुस्कुराया। तुमने वो कार्टून देखे हैं, नजार टेल्स? वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से पूछने लगा तो उसने सादगी से सर अस्बात में हिला दिया। हाँ तो, वो जवाब दिए बिना बेख्तियार उमड़ आती मुस्कुराहट दबाते हुए हैंगर पकड़े पलट गया। चंद लम्हे वो उलझी खड़ी रही। समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। फिर कदावर आईने में अपना अक्स देखा तो फौरन समझ गया। गुस्से का शदीद उबाल इसके अंदर उठा था। मुश्किल जब्त करते हुए इसने निगाहों से जहान को तलाशा। वो वही कुर्ता लिए काउंटर की तरफ जा रहा था। वो बदतमीज इंसान इसके नकाब को निजेंटाइलस की आंखों की पट्टी से तशबीह दे गया था। इसका मूड वापसी का सारा रास्ता ऑफ रहा, मगर थी किचन में शाम की चाय पे चढ़ी थी। इलायची तलते ख्वाबों की मिली जुली खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो नूर बानो के सर पे खड़ी थी, ट्राली में बर्तन रखवा रही थी। जमादार वो पहले भी थी, मगर तुर्की से आने के बाद हर काम अपने हाथ से करने लगी थी। अभी नूर बानो से ज़्यादा वो काम कर रही थी। बाहर लाउंज में ताया फुरकान और साइमा ताई आई बैठे थे। अम्मा, अब्बा, फूफो और जहान भी वहीं थे। काम करते हुए मुसलसल इसे एहसास होता रहा कि जहान इसे देख रहा है, मगर जब वो रुक कर गर्दन मोड़ कर देखती तो वो किसी और जानिब देख रहा होता। जहान के साथ एक ही घर में वो 2 दफ़ा रही थी। एक जब डीजे की बार वो इकट्ठे पाकिस्तान आए थे, तब इसे अपने गम से वक्त ना मिला था। दूसरा जब अपनी मंगनी की रात वो फूफो के घर रुक गई थी, और तब जहान को अपनी फ़ोन कॉल के इंतज़ार से वक्त ना मिला था। यूँ अब नॉर्मल हालात में पहली दफ़ा वो एक छत तले थे और इसे एहसास हुआ था कि बहुत बेजार, खामोश और धीमा सा इंसान था। यह इसका एटीट्यूड नहीं, फितरत थी। इसके पास से गुजरते हुए वो सलाम कर लेता, हाल अहवाल पूछता और बस। हाँ, घर में फारिग रहकर वो उकता जाता तो नूर बानो के साथ किचन में कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी इसे सब्जियां काट कर देता। नूर बानो बेचारी हक दक रह जाती। अगर बाहर जाता तो सुबह जॉगिंग। इसे पहली दफ़ा मालूम हुआ था कि वह जॉगिंग, वॉक, वर्जिश इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता था। फिर जब घर में बहुत बोर हो गया तो एक फातिमा के कहने पे हया इसे बाहर ले गई, मगर वो इतना तंग कर देने वाला था। यहाँ से मुड़ जाओ, वहाँ से ले जाओ, नहीं, अब पीछे चलो। लेफ्ट से क्यों मुड़ रही हो, राइट से मुड़ो। क्यों? मैं राइट हैंड ड्राइव कर रही हूँ जहान। अब इसने अपनी गाड़ी की चाबी जहान को दे दी थी।
جہاں جانا ہے خود چلے جاؤ جیسے تاثرات کے ساتھ۔ اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا، سو مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ کبھی کبھی باہر نکل جاتا، گھر کے قریب اس نے جم بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ جہان کے ساتھ رہنے میں ایک مسئلہ تھا، وہ اتنی خاموشی سے بنا چپ پیدا کیے گھر سے داخل ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلتا، اور وہ اب آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ آپ آتے جاتے چند ایک رسمی باتوں کے علاوہ ان کی بات نہ ہو پاتی۔ چاندی کے مجسمے یا تو چٹک چکے تھے یا بالکل پتھر بن چکے تھے۔ آج بھی وہ اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے پکڑ نہیں پائی تھی۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں ہے، اسے الجھن ہوتی۔ وہ اسے بے اعتبار قرار دے کر چھوڑ آئی تھی۔ وہ گلہ کیوں نہیں کرتا، صفائی نہ دے مگر شکایت تو کرے، لیکن وہاں ازلی خاموشی تھی۔ وہ ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں آئی، دوپٹہ شانوں پہ پھیلا کر اس نے لمبے بالوں کو سمیٹ کر کندھے پہ آگے کو ڈالا ہوا تھا۔ واقعی دل تو نہیں کرتا سکندر بھائی کو، گئے ہفتہ بھی نہیں ہوا مگر وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، جلدی مچائی ہوئی ہے۔ سائمہ تائی کہہ رہی تھی شاید ارم کی منگنی کا معاملہ تھا۔ حیا پنجوں کے بل کارپٹ پہ بیٹھی چائے کے کپ پرچ میں رکھ کر باری باری سب کو پکڑانے لگی۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، جب ہمیں اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کو کیا ہے، آپ اللہ توکل کر کے فنکشن کی تیاری شروع کریں۔ پھوپھو بہت لسان سے واضح کر رہی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں اسجد کے بھائی اور بھابھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں وہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تھینکس۔ تایا نے مسکرا کر اسے کپ پکڑا تو وہ واپس آئی اور آخری کپ جہان کی طرف بڑھایا۔ وہ جو غور سے اب تائی کی بات سن رہا تھا، ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کپ پکڑ لیا۔ وہ اسی اتوار کا کہہ رہے تھے، تو بھائی آپ ہاں کر دینا، مجھے خوشی ہوگی۔ اتوار کا فنکشن، حیا نے سوچا، کیا پہننے گی؟ وہ چائے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی اور الماری کھول کر کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کوئی سلیوز لیس تھا، کسی کی آستین شفون کی تھی، کسی کا دوپٹہ باریک تھا۔ اس کا ایک جوڑا بھی آئیڈل حجابی لباس یہ پورا نہیں اترتا تھا۔ دوسرے الماری کو لاک لگا تھا۔ اس نے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیوں مخملی ڈبی سے ٹکرائیں۔ وہ مسکرا اٹھی، میجر احمد کا چیلنج ڈولی کی امانت۔ اس نے ڈبی کھولی، سیاہ USB فلیش اندر محفوظ رکھی تھی۔ پزل باکس کھل گیا، جوہر کا لاکر بھی کھل گیا، مگر اس لاک کو کیسے کھولے؟ آخری لاک، اس کی تو پہلی بھی نہیں تھی مگر پہلی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہلی کے بغیر کبھی کوئی پزل اسے نہیں دیا تھا۔ وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ یاد کرتا تھا۔ اوہ، ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں، ایک دم سے خیال آیا۔ وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور فلیش باہر نکالی۔ وہ صاف تھی، کوئی لفظ نشان وغیرہ نہیں۔ اب اس نے ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اندر رکھے مخملی فوم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پیندے پہ سیاہ مخمل کا ایک اور ٹکڑا رکھا تھا۔ اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا، وہاں سنہری دھاگے سے 2 الفاظ سلے تھے، سٹوری سروپٹ۔ اس نے اچنبے سے دہرایا، یہ فلیش ڈرائیو کی پہلی تھی، اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تالا کھول سکتی تھی۔ مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا کہ کہانی کو سوائپ کرنے سے کیا مراد ہوا بھلا؟ کیا یہ سطر انگریزی کی گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھی؟ عدل بدل کی گئی کہانی کی سوائپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور وہ جواب میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دے۔ اس عجیب سے سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا، مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکے۔ یہی سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پہ یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ 2 متفرق الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے، سو پاس ورڈ نہیں ہو سکتے تھے، مگر پاس ورڈ ان ہی میں چھپا تھا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ انہی 2 الفاظ کو سوچتی رہی تھی، مگر کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے قبل ہی نیند آ گئی۔ ارم کی منگنی کا فنکشن طے فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ فنکشن خواتین کا تھا، مردوں کا انتظام باہر تھا، مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی سیگریگنٹ غیر مخلوط ہوگا جتنا داور بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ برائے نام زنانہ حصہ، جہاں ویٹر، مووی میکر، لڑکے، کزن سب آ جا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا تھا، یا پھر ایسی شادیوں کو سیگریگنٹڈ کہنے کی منافقت کیوں تھی۔ سوسائٹی کے معیارات جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل طور پر سیگریگیٹڈ شادی نہیں دیکھی تھی۔ طے سکتی تھی کہ منگنی پہ دولہا نہیں آئے گا، انگوٹھی ساس پہنائے گی، مگر جو خاندان کے لڑکے کے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔
बाहर वो अबाया लेती थी। असुलन इसे इधर भी अबाया लेना चाहिए था, मगर मंगनी का फंक्शन बुराई नाम ही सही था, तो सेग्रेगेटेड लड़के वगैरह थे, मगर वो ज़रा दूर थे। वो मुकम्मल तौर पे मिक्स्ड गैदरिंग नहीं थी। अबाया का मकसद ज़ीनत छुपाना और चेहरा छुपाना ही था, तो वो ये काम अपने लिबास से भी कर सकती थी। सो उसने अबाया नहीं लिया, मगर लिबास का इंतखाब अबाया के मुतबादिल मुतरादिफ के तौर पे किया। कच्चे सेब के रंग का सब्ज़ पाँव का छोटा फराक, नीचे ट्राउज़र और कलाई तक आती आस्तीन, ये एक मशहूर ब्रांड का जोड़ा था और इसके साथ नेट का दुपट्टा था। सो इसने अलग से बड़ा सा दुपट्टा बनवा लिया था, कच्चे सेब के रंग का। यूं गले का काम दुपट्टे में छुप गया, चेहरे के गिर्द भी दो दुपट्टों लपेटा के वो पेशानी से काफ़ी आगे था, कान भी छुप गए। सहूलत थी कि किसी आदमी को देखते ही वो थोड़ी सी उंगली से दुपट्टा पकड़कर ऊपर ले जाकर निकाब ले सकती थी। यूं अबाया के बगैर भी जीनत छुप गई, नकाब भी हो गया और अच्छा लिबास भी पहन लिया। बैठी भी वो ज़रा कोने में की मेज़ पर थी। गुलाबी फूलों से रास्ता स्टेज पे आराम पे इरम का कामदार गुलाबी लिबास में गर्दन ऊंची किए और निगाहें झुकाई बैठी थी। वो इरम को जानती थी, इसे मालूम था कि वो ज़बरदस्ती बिठाई गई है। इसके साथ साथ इसे अंगूठी पहना रही थी। मूवी मेकर मूवी बना रहा था। पता नहीं यहाँ ताया के सलाम को क्या हुआ था। मेटर्स, मूवी मेकर्स, ये भी तो मर्द थे, मगर वही सोसाइटी के दोहरे मयारात। हिजाब कपड़े का एक टुकड़ा तो नहीं होता, यह तो एक मुकम्मल अलग तर्ज ज़िंदगी होता है, और यह तर्ज ज़िंदगी इतना आसान नहीं था, इसे जल्द ही अंदाज़ा हो गया था। तुमने दुपट्टा सर पे क्यों ले रखा है? गले का काम ही नज़र नहीं आ रहा, चेहरे से तो हटाओ। मूवी मेकर वीडियो बना रहा था, सो वो चेहरे को ढके रुख मोड़े बैठी थी और फातिमा जोड़ा जो ज़रा देर को इधर आई थी, अपनी हैरत जाहिर करने में साथी खवातीन के हमरा मिल गई थी। नहीं हटा सकती लेडीज़, मैं अब नकाब करती हूँ, और इसान से जवाब दे रही थी, मगर फिर क्यों? और यार फंक्शन ये तो खैर होती है। खैर मुझसे पूछो कि कितना बड़ा अशर होता है। वो अब बददिल हो रही थी, हिजाब से नहीं लोगों से। या अल्लाह लोग खामोश क्यों नहीं रहते, इतना क्यों सवाल करते हैं। सैरिश, सना और असजद की बहनें अब डांस की तैयारी कर रही थीं, इन्हें कोई नहीं टोक रहा था। स्लीवलेस से पहने फिरती किसी लड़की को कोई नहीं रोक टोक रहा था, मगर हिजाबी लड़की के सब पीछे पड़ गए थे। क्या लोगों ने समझ लिया है कि वो कहेंगे कि हम ईमान लाए और वो आजमाई ना जाए। वो अपने आंसू अंदर ही अंदर उतार रही थी। लड़कियां रक्स के लिए पोजीशन संभाले खड़ी थीं। मूवी मेकर का कैमरा रेडी था। इसने रुख मोड़ कर लिया, दिल अंदर ही अंदर लर्ज रहा था। वो किसी को मना नहीं कर सकती थी, इसकी कोई ना सुनता। तबाही तबाही, कितनी फरेब थी और सब बेखबर थे। हर कलतस की दायमी आग भड़कते लाओ, दहकते अंगारे इंसान भी खुद ही अपने लिए क्या क्या कमा लेता है। और यादें भी कितनी अजीब होती हैं। जब बंदा अंधेरे से नूर में आता है तो हर शय समझ में आने लगती है। इसे याद आ रहा था शरई एंड लॉ के दूसरे सेमेस्टर में असूलुद्दीन डिपार्टमेंट के ही एक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी ने यूं ही एक किस्सा सुनाया था। इसे वो किस्सा आज पूरी जुज़ियात के साथ याद आ रहा था। मेरी बेटी की जब शादी होने लगी तो मैंने इसे मना किया कि बेटा मूवी और फ़ोटो सेशन वगैरह मत करवाना, मगर वो मुझसे बहुत खफा हुई। वो मुझसे लड़ती रही कि अब्बा मैंने हमेशा पर्दा किया, आपकी सारी बातें मानी, अब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये मुझे बददिल ना करें। मैं खामोश हो गया, इसरार नहीं किया कि मैं ज़बरदस्ती का काहिल नहीं था। शादी हुई, इसके ससुराल ने फ़ोटो सेशन का मुकम्मल इंतज़ाम करवा रखा था, मैं चुप रहा। शादी के चौथे रोज़ मैं अपने कमरे में आराम कुर्सी पे बैठा था कि मेरी बेटी आई और मेरे कदमों में बैठकर चुपचाप रोने लगी। मैंने बेहतर पूछा कि क्या हुआ है। इसने कुछ नहीं बताया, बस यही कहा, अब्बा आप ठीक कहते थे। मेरी बेटी के आंसू मेरे दिल पे इस दिन से गड़ गए थे, और यही सोचता हूँ कि पता नहीं हम अपनी खुशी के मौका पे अल्लाह को नाखुश क्यों कर देते हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी ने वो किस्सा सुनाया तो इसने चंद हिजाबी लड़कियों की आंखों से आंसू गिरते देखे थे। तब कंधे उचकाकर वह हैरान होकर सोचती थी कि ये क्यों रो रही हैं। अब इसे पता चला था कि वो क्यों रो रही थी। फंक्शन ख़त्म होने तक इसका दिल उचाट हो चुका था। रात अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने वो बालियाँ उतारते के इरादे से बेदिली से खड़ी थी। कच्चे सेब के रंग का दुपट्टा कंधे पे था और बाल खोलकर आगे को डाल रखे थे। बहारें भी इसकी नकल में घुंघरियाली उन्हीं आगे को डाल लेती थी। पता नहीं वो बहनें फ़ोन क्यों नहीं उठाती और मेल का जवाब भी नहीं देती। खैर 2 हफ्ते ही तो रह गए थे, जाकर पूछ लूँगी। दरवाजे पे दस्तक हुई, वो चौंकी।
پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہاں جہان کھڑا تھا، زمرد رنگ کا کرتا اور سفید شلوار پہنے۔ پتہ نہیں کہاں سے کرتا خرید کر لایا تھا، مگر اچھا تھا۔ آستین عادتاً کونیوں تک موڑے وہ ہاتھ میں مگ لیے کھڑا تھا۔ کافی پیو گی؟ وہ پھر سے وہی دوستانہ سے انداز والا جہان سکندر بن چکا تھا۔ میں سونے سے پہلے کافی نہیں پیتی، کہہ دینے کے بعد اس کے لہجے کی سرد مہری کا احساس ہوا تو رکی، پھر زبردستی مسکرائی۔ ہاں، لیکن اگر استنبول کے بہترین شیف، میکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے تو ضرور پیوں گی۔ تم ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئیں۔ کرمنل۔ وہ مسکرائے تو حیا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مجھے اس الفاظ کا اضافہ کرنا چاہیے؟ ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتے اسے بالآخر اس کے متعلق بات کرنے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چھت پہ چلتے ہیں۔ اس نے کانوں سے بالیاں نہیں اتاری جن میں موتی پروئے تھے۔ جہان کے موتی، وہ سچ نہیں بولتا تھا تو اس کے موتی کیسے نکل آئے؟ وہ ان 2 ہفتوں میں یہ سوچتی رہی تھی۔ نامحسوس طور پر بھی وہ عبد الرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہی موتی ہیں۔ چھت پہ اندھیرا تھا، دور نیچے کالونی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ دونوں منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا ہلتا جھولا لون کے بیٹھنے سے بالکل تھم گیا۔ حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ اچھی بنی ہے۔ آخر استنبول کے بہترین شیف، مکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے۔ اوہ، تم نے بھی کرمنل کا اضافہ نہیں کیا؟ کیونکہ میں کرمنل ہوں بھی نہیں۔ کیا تمہارا میرا اعتبار ہے؟ ہاں۔ اس نے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا۔ سامنے دیوار پہ ابا کے گملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے۔ پودوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی ہیئت بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ اس نے آنے کا پورا نام لیا۔ وہ ذرا چونک کر سے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم کیسے؟ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ اس نے بے نیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پہ ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے سائے کو اس بات میں سر ہلاتے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ ہی کان میں پڑی بالی کے موتی کی چمک۔ اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی، اذیت اور اضطراب جسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی، جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کے ساتھ بانٹا بھی تھا اور ابھی اس نے پورا ہی بانٹ دیا۔ سماچی کی طرف سے میل وصول ہونے والی رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس نے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کہہ سنایا۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا، اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹتے واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی؟ وہ جیسے بہت محظوظ ہوا تھا۔ ہاں، تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو؟ اسے سب پاشا بے کہتے ہیں، مسٹر پاشا۔ شوق ہے خود کو مسٹر کہلوانے کا۔ کافی کے مخالی ہو کر زمین پہ پڑے تھے۔ دیوار پہ سائے ویسے ہی چپکے بیٹھے تھے۔ ساری داستان سنتے رہے۔ پودے کی بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ جیسے سوچتے ہوئے بولا، یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا، اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا؟ کیوں؟ تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں لی؟ میں کبھی بھی ان کو سب نہیں بتا سکتی جہان۔ اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، مگر جب یہ شروع ہوا تھا تو مجھے ترکی جانا تھا۔ اگر میں بتاتی تو وہ مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پہ پابندی لگا دیتے۔ ترکی تو جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ جو میرے گھر کے اندر پھول رکھ کر جا سکتا ہے، میرے فون میں ٹریسر لگوا سکتا ہے، اس کے خلاف ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ابا کو بتانے کا مطلب تھا کہ تایا فرقان کو بھی بتا دینا، یعنی پورے خاندان میں تماشا۔ تایا ابا کو نہ بتائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور اتنی بہادر تو میں تھی ہی نہیں کہ خود اپنے مسائل حل کر سکتی۔ سو تو ہے۔ اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں پاشا کو بے کیسے کہتا ہوں؟ دیکھ لو، تم نہ بھی بتاؤ، میں نے جان تب بھی لینا ہے، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد۔ وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اصل میں نے کچھ عرصہ ہوٹل گرینڈ پہ کام کیا ہے، اس لیے میں ان سو کالڈ بھائیوں کو قریب سے جانتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ۔ مگر یہ بات عدلار میں اگر کوئی میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں تو وہ امت اللہ حبیب پاشا ہیں۔ خیر، میرے پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا اور میں استقلال اسٹریٹ پہ آ گیا۔ وہ ریسٹورنٹ اس کا ہی ہے، اور وہ عورت جس کو میں اپنی
लैंड लैडी ने बताता हूँ, इसको वही भेजता है। वो इसकी साथी शेयर होल्डर है। वो मुझे रेस्टोरेंट्स की किस्तों के लिए तंग नहीं करता। ये मैंने झूठ बोला था, सॉरी, मगर इसने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया था जो मैं नहीं कर सका, जिसकी वजह से इस रोज़ हमारी तलख कलामी हुई थी। कौन सा काम? वो चौंकी। वो अपनी फैमिली को बैरून मुल्क शिफ्ट करवाना चाहता था। इसके लिए इससे इस मुल्क की जाली दस्तावेज़ात और नई शनाख्तें चाहिए थीं। मैं अपने एक दोस्त से इसके लिए वही बनवा रहा था। एंड थैंक्स टू यू, मैंने अब वो बनवा दिए हैं और इसकी फैमिली तुर्की से जा चुकी है। क्या? इसे झटका लगा। आयशा और बहारें चली गईं तो वो आयशा बहारें सबको जानता था। हाँ, मज़ीद मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए इस मौजू को ख़त्म कर दो। और वो इसका भाई, वो कहाँ चला गया? मैं नहीं जानता। वो अब कहाँ है? इसने शाने चुका दिए। वो जैसे मौजू से बचना चाहता था, फिर हया ने देखा इसका साया उठ खड़ा हुआ था। पौधों के ऊपर से होता पूरी दीवार पे फैल गया। इसने साई में इसका चेहरा तलाशने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। कितना सच था, कितना झूठ। साई में सब गुडमुड हो चुका था। तुम क्या करते फिरते हो जहान? मुझे यकीन है कि तुम क्रिमिनल नहीं हो, मगर तुम ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखा करो प्लीज़। जो आपका हुक्म। साया मुस्कुराया था। वो बस तासुफ से सर हिलाकर रह गई। इसकी सारी कथा सुन कर के भी वो अपनी दफ़ा फिर भी बहुत कुछ पा गया था। और आशिया बहारें, वो कहाँ चली गई थी? वो दोनों आगे पीछे जीने उतरते नीचे आ रहे थे जब उसने अब्बा को लॉन्च में खड़े अपने जाने मुतवज्जा पाया। जहान, वो सिर्फ जहान की तरफ मुतवज्जा थे। जी मामू। वो पुरस्कून अंदाज में कदम उठाता सीढ़ियों से नीचे इनके सामने जा खड़ा हुआ। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। वो बहुत संजीदा लग रहे थे। वो पहली सीढ़ी पर रेलिंग पे हाथ रखे खड़ी इनको देखे गई। मैं सुन रहा हूँ, तुम रोहिल से इन टच हो, ये मैं जानता हूँ, मगर क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहो, जो कि मैं नहीं जानता? जहान ने लम्हे भर खामोशी के बाद नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। यानी कि कोई बात है? मामू, मैं दूसरों के मामले में मुदाखलत कभी नहीं करता, इसलिए खामोश रहूँगा। अलबत्ता आप अपने तौर पे किसी से भी पता करवा सकते हैं। पता करवा लिया था, तुमसे तस्दीक जा रहा था। बहरहाल मुझे अपना जवाब मिल गया है, तुम आराम करो। इसका शाना थपथपा कर वो आगे बढ़ गए। इनके चेहरे की संजीदगी और इज़्तिराब पहले से बढ़ चुका था। जहान वापस सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया कि इसका कमरा ऊपर था। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ? जवाबन जहान ने ज़रा से शाने चुकाए। तुम्हें पता चल जाएगा, अब जहन पे जोर मत दो, सो जाओ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। साया गायब हो गया। रोशनी आया थी। वो उलझी हुई वापस कमरे में आई थी। जहान सिकंदर के साथ रहने का मतलब था इंसान बहुत से राजों के साथ रहे और फिर सब्र से इनके खुलने का इंतज़ार करे। वो तमाम सोचों को जहन से झटक कर आयशे को ईमेल करने लगी।